नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास वर्षा बंगलो के बाहर, क्योंकि वर्षा बंगलो में आज अहम बैठक हुई एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों और सांसदों की, जहां विधायकों ने अपनी नाराजगी सामने रखी है। अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद एकनाथ शिंदे गुट में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिस वजह से शिवसेना में फूट हुई थी उसका कारण एनसीपी और अजीत पवार रहे थे। आज वही अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो चुके हैं। सवाल यही पूछे जा रहे हैं एकनाथ शिंदे गुट की ओर से कि जब बहुमत था तो फिर क्यों उनकी जरूरत थी, और वित्त मंत्रालय जो देवेंद्र फडणवीस के पास है वो बताया जा रहा है कि अजीत पवार को जा सकता है। तो ऐसे में नाराजगी और बढ़ गई है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान जब ये मंत्रालय अजीत पवार के पास था तो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों का ये कहना है कि उनके पास बजट नहीं होता था, उसके पास फंड नहीं पहुंचता था और ऐसी स्थिति फिर से पैदा हो सकती है। तो ऐसे में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। कार्यक्रमों को एकनाथ शिंदे ने रद्द किया और इस बैठक में विधायकों की आवाज को उन्होंने सुना और आगे की रणनीति तय हुई है। इस पर आगे हम आपको और जानकारी देंगे। शुरुआत करें कि किस तरह से एनसीपी में टूट के बाद बड़ा मोड़ सामने आया है कि अजीत पवार ने शरद पवार को ही अध्यक्ष पद से हटा दिया है और अजीत पवार ने खुद को अध्यक्ष बताया है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया है कि 30 जून को ही अजीत पवार की चिट्ठी मिली थी, यानी एनसीपी में टूट की खबर आने से पहले ही अजीत पवार चुनाव आयोग का रुख कर चुके थे। और इसी के साथ ही दोनों गुटों यानी कि चाचा और भतीजे ने शक्ति प्रदर्शन किया। अजीत पवार की बैठक में जहां 30 विधायक पहुंचे तो शरद पवार की बैठक में 17 विधायक पहुंचे। अजीत पवार ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब 83 साल की उम्र हो गई है, अब थमेंगे या नहीं आप, हमें आशीर्वाद दीजिए। सुप्रिया सुले ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मुझे कुछ भी कहो लेकिन मेरे पिता को कुछ मत बोलना। वहीं शरद पवार बोले कि पोस्टर्स में मेरी फोटो का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। मी यानंतर आजच्या कार्यक्रमाची प्रस्ताविक मांडण्यासाठी जिस चाचा ने पार्टी खड़ी की, सियासती जिंदगी में उंगली थामकर दांव पेच सिखाए, उन्हीं को जूनियर पवार ने रिटायरमेंट लेने की नसीहत दे डाली। आता जर वय जास्त झालं, आपकी उम्र 83 हो गई है, आप कभी रुकने वाले हो या नहीं, आप हमें आशीर्वाद दो ना। मैंने सुप्रिया से कहा उनसे बात करने के लिए, तो वो बोली वे जिद्दी हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। ऐसी कौन सी जिद है? ऐकत नाहीत कुणाचं, असा कसला हट्ट आहे। हालात भी ऐसे बदले हैं कि शरद पवार के अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा पर रोने बिलखने वाले कार्यकर्ता भी अब उनके रिटायर होने का समर्थन कर रहे हैं। अब जैसे बुजुर्ग एक बार अपनी उम्र होने पर अपने बच्चों को अपने अगली पीढ़ी पे जिम्मेदारियां सौंप देते हैं, वैसे पवार साहब ने भी अभी सोचना चाहिए। देखिए, हम तो अजीत दादा पवार के साथ हैं और दादा को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके कामों को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हम हमेशा दादा की फेवर में ही जाएंगे। अजीत पवार के रिटायरमेंट वाले बयान पर बेटी सुप्रिया सुले मंच से खूब भड़की। अरे सबसे देखो तो फारूक अब्दुल्ला साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत। मला विचारलं, अरे क्या हो रहा है एनसीपी में? मतलब अंकल ऐसे ऐसे हो रहा है। अरे लड़ ले, मैं तो शरद से 3 साल बड़ा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, शरद को बोल मेरे तरह तू भी लड़ ले। अरे ये चीज़ा नंबर जिद्द पाहिजे। लड़ने के लिए जिद चाहिए, आशीर्वाद तो है ही। अपने पिता को बोलना आप घर बैठो और हमें आशीर्वाद दो, तो उससे बेहतर हम लड़कियां हैं। पूरी परवडल्या हो। पवार वर्सेस पवार के पावर प्ले में जूनियर पवार का पलड़ा भारी दिख रहा है। 30 के करीब विधायकों का साथ बताकर अजीत पवार ने अपनी ताकत दिखाई तो शरद पवार 17 विधायक जुटा पाए हैं। सीनियर पवार के कंधों पर अब पार्टी फिर से खड़ी करने की जिम्मेदारी है। चिंता करू नका, गेले जाऊन द्या, त्यांना सुखाने त्या ठिकाणी राहून द्या। कोई गया उसकी चिंता मत करो, जो गए उनको खुशी से रहने दो। उनके खिलाफ हमारी कोई शिकायत नहीं है। जब तक हम साथ हैं और उसी शक्ति से हम एक नए जवानों की पीढ़ी तैयार करेंगे। अशा सहकार्यांची पिढी, नेतृत्वाची पिढी महाराष्ट्रामध्ये निर्माण करू। इस बीच एनसीपी का सियासी संग्राम निर्वाचन आयोग के दरवाजे तक भी पहुंच गया। चुनाव आयोग को अजीत पवार की ओर से एनसीपी पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा करने वाली याचिका मिली है। आगे लड़ाई कानूनी होने चलने वाली है, तो उसके लिए जो भी जरूरी दस्तावेज तैयार करने हैं, कानूनी दस्तावेज, वो तैयार किए जाए। तो यहाँ पे पूरी कोशिश है फिलहाल कि शक्ति प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से उन्होंने कहा कि एनसीपी से अलग नहीं हुए, वो एनसीपी के साथ है और एनसीपी पार्टी उनकी अपनी पार्टी है, तो
शरद पवार एक तरफ है, दूसरी तरफ अजीत पवार हैं, तो अजीत पवार गुट की तरफ से ये कानूनी तैयारी अभी से हो रही है। एफिडेविट और सभी से शपथ पत्र लिया जा रहा है ताकि आज आगे चल के कानूनी लड़ाई में काम आ सके। मुंबई से कैमन अशोक महाडिक साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और अब आइए बताते हैं किस तरह से महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार के शामिल होने के बाद शिंदे गुट में बेचैनी पैदा हो गई है। विधायकों द्वारा नाराजगी व्यक्त करने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधायकों और सांसदों की तत्काल बैठक बुलाई। वर्षा बंगले पर यह बैठक शाम 7 बजे से शुरू हुई। अजीत पवार को गठबंधन में लेने की भी चर्चा मीटिंग में हुई। आगे की रणनीति तय हुई, साथ ही मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। इस्तीफे की खबर सामने आ रही है, चर्चा ये हो रही है, क्या ऐसा कुछ होने वाला है? ये खबर आप तक कौन पहुंचाता है ये मुझको मालूम नहीं। जिनके पार्टी में अभी कोई नहीं है वो ये सब बबल कर रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में सीएमशिप में ही MP और MLA के चुनाव होंगे। बात करते हैं मणिपुर की, जहां 2 महीने के बाद स्कूल खुल गए हैं। बीते कुछ दिनों में वहां हिंसा के अनगिनत मामले सामने आए। अब कैसे वहां के हालात, आइए रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मणिपुर में छात्र और शिक्षक कक्षाओं में लौट रहे हैं। 2 महीने बाद यहाँ स्कूल खुले। I feel very happy after meeting my teachers. दोस्तों से मिलकर और फिर से पढ़ाई शुरू करके दिमाग तरोताजा हो गया है। I hope there is no more shutdown again. I mean, my mind is. मुझे आज अपने शिक्षकों और दोस्तों से मिलकर बहुत खुशी हुई। आखिर 2 महीने बाद स्कूल आया हूँ और हमें उम्मीद है कि अब और बंद नहीं होगा। Resuming my studies now, so I'm happy. हालांकि 96 स्कूल अब भी नहीं खुल सके हैं। वहाँ राहत शिविर बने हुए हैं। 4000 से ज्यादा स्कूल 8वीं तक के लिए खुल गए हैं। वैसे पहले दिन उपस्थिति कम दिखी। Today's attendance, as we have seen, पहला दिन होने के चलते उपस्थिति करीब 20% रही और सरकार ने पहले भी 2 बार स्कूल खोलने की कोशिश की थी, लेकिन आज ये हो पाया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हालात सामान्य होंगे और छात्र स्कूल लौट सकेंगे। Finally, today we have able to reopen the school and really thankful to them. तो हालात सामान्य होने की ओर पहला कदम उठा लिया गया है, लेकिन कुछ माता पिता अब भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। यहाँ मिले जुले समुदाय हैं, इसलिए सांप्रदायिक घटनाएं होने का डर है। ये अभिभावक होने के नाते आ रहा ख्याल है। कुछ दिन में, कहिए 5 दिन में अगर कोई हिंसा नहीं हुई तो मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने की सोच रहा हूँ। सुदूर और पहाड़ी इलाकों में स्कूल खुलना एक बड़ी चुनौती है। करीब 6000 छात्र विस्थापित हैं, जबकि राज्य में हिंसा, हत्या और गोलीबारी की छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। इम्फाल से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और सब्जियों की कीमत इस बीच काफी बढ़ी हुई है। टमाटर जहां 120 रुपए किलो बिक रहा है, तो वहीं अदरक 300 रुपए किलो में बिक रहा है। मंडी की रेट में आई तेजी की वजह से कॉलोनियों तक पहुंचते पहुंचते, लोगों के घरों तक पहुंचते पहुंचते ये कितनी महंगी हो रही है, लोगों को किस तरह से परेशानी हो रही है, परिमल कुमार की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हरी हरी सब्जियां भाव में लाल हैं। कुछ दिनों में कीमत काफी बढ़ गई है। अदरक 300 रुपए किलो, टमाटर 120 रुपया, मटर 100 रुपए किलो है। मिर्च की कीमत भी तीखी है, भाव है 100 रुपए किलो। बीन्स, तुरई, गोभी और शिमला मिर्च 80 रुपए के भाव पर हैं। तो भिंडी, करेला और बैगन 60 पर। क्या कहेंगे सब्जियों की कीमतों को लेकर? सब्जी कहना क्या है, पूरा आग लगा हुआ है बाजार पे। सब्जी तो बहुत महंगी लग रही है जी। जो 20 रुपए किलो महंगी थी वो 40 रुपए किलो मिल रही है इस समय, डबल रेट पे है। ये कीमतें आपके घर के सामने मिल रही सब्जी की नहीं, दिल्ली की ओखला मंडी की हैं। बाजार और घर तक आते आते तो भाव और बढ़ जाते हैं। आम आदमी की परेशानी का दर्द भी छलका और दलील भी मिली। भैया बरसात बता रहे हैं, बरसात की वजह से आवाजाही कम है, तो इसकी वजह से सब्जियां महंगी हैं। दूर से आ रही हैं सब्जियां तो महंगी हैं। अब क्योंकि किसी जगह बारिश ज़्यादा है, बरसात की वजह से आवाजाही कम हो जाती है, ट्रांसपोर्ट कम हो जाती है, उसकी वजह से
दिक्कतें होती हैं। जानकार कह रहे हैं कि ये मौसम की मार है जिसने महंगाई बढ़ा दी है। डिमांड एंड सप्लाई की बात है। जब पीछे से फसल खराब होगी, टमाटर वगैरह नहीं मिलेगा और लोगों की पॉकेट अलाउ करेगी तो डेफिनेटली रेट ऊपर जाएंगे। दाम कंट्रोल हो जाएंगे, हमेशा होते रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर साल एक जैसा नहीं होता। कभी क्रॉप ज़्यादा खराब हो जाती है, बारिश अर्ली आने की वजह से, कभी बारिश वगैरह लेट आती हैं तो क्रॉप का उतना फर्क नहीं पड़ता। अब की बार जैसे आपको पता है कि मॉनसून हफ्ता 10 दिन पहले आया है, तो उसी तरह से क्रॉप्स के ऊपर भी एकदम से जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जिसमें पर्टिकुलरली टमाटो का आप जिक्र कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के रेट्स के ऊपर फर्क पड़ेगा और वो पड़ता रहा है। मौसम की मार, महंगाई अपार, तो फिलहाल जायका फीका जरूर है। बस उम्मीद की जा सकती है कि हालात कुछ दिनों में फिर से सामान्य हो जाएं। नई दिल्ली से सुशील महापात्रा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और बिहार में झमाझम बारिश ने किस तरह से दरभंगा नगर निगम के सारे दावों की पोल खोल दी है, दिखाएंगे ये खबर आपको ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। बिहार के कई इलाकों में मंगलवार देर रात से ही झमाझम बारिश हो रही है, जिससे किस तरह से दरभंगा नगर निगम के सारे वादों की पोल खुल गई है, आपको दिखाते हैं। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग, औषधि विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग विभाग सहित पूरे परिसर जलमग्न हो गए हैं। जलजमाव की वजह से इलाज कराने पहुंचे मरीज, उनके परिजन एवं स्वास्थ्य कर्मी को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल परिसर में चारों तरफ जलजमाव होने के कारण नाले का गंदा पानी आपातकालीन विभाग, औषधि विभाग, शिशु रोग विभाग सहित कई वार्ड में घुस गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। सीएम के आवास वर्षा बंगलो से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया पर। नमस्कार।